अमेरिका की दाल अब हर जगह नहीं गल रही। कई मोर्चों पर अमेरिका की प्लानिंग उस स्तर की नहीं देखी जा रही जिसकी वजह से उसे सुपर पावर कहा जाता है। सुनने में तो आ रहा है कि अब छोटे छोटे देशों ने भी बगावत शुरू कर दी है। मतलब पूरा खेल अभी बाकी है, क्योंकि कागज पर तो ऑफर हैं, लेकिन पर्दे के पीछे सुपर पावर का दबाव है। आखिर कौन सी सच्चाई छिपी है इस डेटा डील के खेल में, आज पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और ग्रेट निकोबार पर बहस तेज हो चली है। राहुल गांधी के आरोपों पर अब सरकार ने जवाब दिया है। इस पर सियासी टकराव तेज हो गया है। तो वहीं इस प्रोजेक्ट को लेकर सरकार पहले ही बड़ा दावा कर चुकी है। विपक्ष की किन दलीलों को सरकार ने माना है और कौन सी नहीं, पूरी डिटेल्स के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। और बंगाल की सियासत में सन्नाटा पसरा है। इंतजार 4 मई का है। नतीजों से पहले ऐसा क्या हुआ कि टीएमसी को एक के बाद एक डबल झटका लगा। अब सुप्रीम कोर्ट से भी ये झटका मिला है और पूरा खेल शिफ्ट होता नजर आ रहा है। आखिर पर्दे के पीछे कौन सी चालें चली जा रही हैं और उसका असर नतीजों पर कितना पड़ेगा, इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। अमेरिका का नया मास्टर प्लान है या फिर एक बड़ा खेल, क्योंकि छोटे छोटे देशों ने भी अब बगावत कर मोर्चा खोल दिया है, कहानी कहना शुरू कर दी है। यानी पूरा खेल अभी बाकी है। वो कहते हैं ना कि 1 और 1 11 होते हैं। दुनिया में अब ताकत का नया संघर्ष शुरू हो चुका है। और क्या छोटे देश अब सुपर पावर के आगे झुकने को तैयार नहीं है? यही सवाल अब अमेरिका की एक बड़ी डील को लेकर के उठ रहे हैं। दुनिया की सियासत में एक नई बहस छिड़ गई है, जहां बात सिर्फ हेल्थ डील की नहीं बल्कि डेटा और भरोसे की बन गई है। अमेरिका अपनी विदेश नीति के तहत घाना और जिम्बाब्वे जैसे देशों की हेल्थ डील को लेकर कई लुभावने ऑफर दे चुका है। इस डील में प्रस्ताव था कि इन देशों को फंडिंग दी जाएगी, लेकिन बदले में उनके नागरिकों का संवेदनशील स्वास्थ्य डेटा अमेरिका को देना होगा। लेकिन यहाँ अचानक सब कुछ बदल गया। घाना और जिम्बाब्वे ने अमेरिका की इस प्रस्ताव को साफ तौर पर ठुकरा दिया और दोनों देशों ने अपने नागरिकों के हेल्थ डेटा की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा और इस डील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। घाना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बयान में कहा कि अमेरिका की तरफ से जो डेटा एक्सेस मांगा गया, उसका दायरा उस उद्देश्य से कहीं ज़्यादा था जिसके लिए इसको ज़रूरी बताया गया। उनका कहना है कि इससे लोगों की पहचान उजागर होने का खतरा है। करीब $300 मिलियन की इस प्रस्तावित डील में कहा गया कि घाना को 5 सालों में लगभग $109 मिलियन की अमेरिकी फंडिंग मिलती रहेगी, लेकिन इसके बदले अमेरिका को जो देना होगा वो बहुत ही खतरनाक। अमेरिका पूरे स्वास्थ्य डेटा साझा करना चाहता है। घाना ने साफ कर दिया कि इस डेटा के इस्तेमाल के लिए पहले से कोई ठोस सुरक्षा मंजूरी नहीं ली गई थी। इसी तरह से फरवरी में जिम्बाब्वे ने भी इसी तरह की हेल्थ डील को सिरे से खारिज कर दिया था। वहाँ भी तर्क इसी तरह का दिया गया था, लेकिन नागरिकों की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए, डेटा को सुरक्षित रखने के लिए कोई समझौता नहीं किया गया। इतना ही नहीं, खबरें ये भी बताती कि जाम्बिया ने भी इसी तरह की डील के कुछ हिस्सों पर रोक लगा दी है। हालांकि वहाँ अभी फैसला पूरी तरह से नहीं हुआ है। अमेरिका की ये कोशिशें उन देशों के लिए फंडिंग सपोर्ट के रूप में पेश की जा रही हैं, ताकि वो अपने पब्लिक हेल्थ सिस्टम को मजबूत कर सके और बीमारियों से लड़ सके। लेकिन कई अफ्रीकी देशों ने इसे अपने नागरिकों की प्राइवेसी पर खतरा बताया है। और फिलहाल इस पूरे मामले पर अमेरिका की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ हेल्थ डील है या फिर डेटा के नाम पर कोई जियोपॉलिटिकल ताकतों का नया गेम शुरू हो रहा है। और इधर भारत में एक तरफ विकास का सबसे बड़ा दावा है, तो दूसरी तरफ पर्यावरण और आदिवासी अधिकारों के सवाल हैं। और बीच में खड़ा है भारत का सबसे चर्चित निकोबार प्रोजेक्ट। आखिर ग्रेट निकोबार में क्या हो रहा है, जिसने सरकार और विपक्ष दोनों को आमने सामने ला दिया? जब से राहुल गांधी ने वहां जाकर वीडियो बनाकर शेयर किया है, बहस छिड़ गई है। अभी तक बहुत से लोगों ने राहुल गांधी की मंशा पर सवाल उठाए, उन्हें बहुत ट्रोल किया सोशल मीडिया पर, विदेशी ताकतों के हाथ की कठपुतली तक बता दिया। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि सरकार ने राहुल गांधी की तमाम दलीलों पर अब जवाब दिया है और निकोबार प्रोजेक्ट को देश की रणनीतिक ताकत का मजबूत आधार बताया है।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार आइलैंड पर प्रस्तावित मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अब सिर्फ एक निर्माण परियोजना नहीं बल्कि भारत की रणनीतिक दिशा और आने वाले भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस प्रोजेक्ट का विरोध किया और इसे पर्यावरण और आदिवासी समुदाय के लिए बड़ा खतरा बता दिया। इसी पर सरकार ने तुरंत जवाब देते हुए कहा कि इस प्रोजेक्ट का मकसद पोर्ट से जुड़े विकास और पर्यावरण सुरक्षा के उपायों के बीच एक संतुलन बनाना है। पूरी योजना में आदिवासियों की सुरक्षा का भरपूर ध्यान रखा जाएगा। सरकार ने कहा कि ये प्रोजेक्ट रणनीतिक तौर पर राष्ट्रीय महत्व का है, जिसे पूरी जांच पड़ताल और गहन विचार विमर्श के बाद तमाम मंथन के बाद शुरू किया जा रहा है। सरकार ने साफ कहा कि यह प्रोजेक्ट अंडमान सागर और दक्षिण पूर्व एशिया में भारत की मौजूदगी को काफी हद तक मजबूत करेगा और इस द्वीप को वैश्विक व्यापार और लॉजिस्टिक नेटवर्क से जोड़ेगा। इसके अलावा यहाँ एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल भी बनाया जाएगा और पर्यावरण सुरक्षा को लेकर अति प्रभाव आकलन वाले पहले ही किया जा चुका है, यानी पहले ही इन सब चीजों पर मंथन किया जा चुका है। उसके बाद प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। वहीं आदिवासी समुदायों की बात करें, जिनकी सुरक्षा के लिए राहुल गांधी थोड़ा चिंतित दिखाई दे रहे हैं, तो उसके बारे में भी सरकार ने जवाब दिया है। सरकार ने कहा है कि सभी वैधानिक प्रक्रियाओं और नीतिगत सुरक्षा उपायों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। समिति बनाई गई थी, इसके लिए उसने स्पष्ट रूप से ये सुनिश्चित किया है कि विशेष रूप से कमज़ोर आदिवासी समूहों के हितों पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, उनका कोई अहित नहीं होगा। सरकार ने आगे कहा कि इस प्रोजेक्ट को जनजातीय मामलों के मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी भी मिल गई है, जिसमें वन अधिकार अधिनियम 2006 की पूरी तरह से पालन किया गया है। एनजीटी की तरफ से सब कुछ ओके है। सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी ने इसे मंजूरी दे दी है, एनजीटी ने इसे मंजूरी दे दी है, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने इसे मंजूरी दे दी है। अब राहुल गांधी सरकार की दलीलों से कितने संतुष्ट होंगे ये कुछ दिनों में पता चलेगा, क्योंकि उनका कोई ना कोई बयान जरूर आएगा। बहरहाल ये प्रोजेक्ट भारत के लिए एक नई ताकत बनेगा या पर्यावरण और आदिवासी विरासत पर भारी पड़ेगा, इस पर बहस अभी चलेगी, खूब चलेगी। फिलहाल दोनों पक्ष अपने अपने तर्कों पर कायम है और असली तस्वीर अभी पूरी तरह से सामने आना बाकी है। और इधर बंगाल के चुनाव के नतीजों से पहले ही टीएमसी को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी सख्त रुख अपनाए हुए है। पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 के नतीजों से ठीक पहले बड़ा सियासी और कानूनी अपडेट सामने आया है। कोलकाता हाईकोर्ट ने टीएमसी की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें पार्टी ने मतगणना प्रक्रिया को लेकर आपत्तियां जताई थी। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि 4 मई 2026 को होने वाली मतगणना प्रक्रिया में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। कोर्ट के इस फैसले के बाद चुनावी माहौल और ज्यादा गर्मा गया है। दरअसल टीएमसी की ओर से सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बैनर्जी ने याचिका दाखिल की थी। इसमें आरोप यह लगाया गया था कि चुनाव आयोग ने मतगणना के लिए केवल केंद्र सरकार और सार्वजनिक उपक्रमों यानी पीएसयू के जो कर्मचारी हैं उनको ही पर्यवेक्षक बनाया है, उन्हें ही सहायक के रूप में नियुक्त किया है, जो कि गलत है। ये टीएमसी के हिसाब से था। लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस दलील को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस तरह की नियुक्तियां चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आती हैं, इन्हें अवैध नहीं माना जा सकता। तो हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि संबंधित हैंडबुक के प्रावधान केवल राज्य सरकार के कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, यानी केंद्र और पीएसयू के कर्मचारियों को नियुक्त करना पूरी तरह से एक वैधानिक प्रक्रिया है और चुनाव आयोग ने वही किया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि मतगणना प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए माइक्रो ऑब्जर्वर, एजेंट और सीसीटीवी जैसी व्यवस्थाएं पहले से ही मौजूद है। ऐसे में किसी भी तरह की अनियमितता की आशंका सिर्फ अनुमान पर आधारित हो सकती है। टीएमसी की इस आशंका को कोर्ट ने खारिज कर दिया कि केंद्र सरकार के कर्मचारी राजनीतिक प्रभाव में काम कर सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि मतगणना हॉल में कई स्तर की निगरानी रहती है, सीसीटीवी है, ऑब्जर्वर सिस्टम है, ये पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष रूप से होती है। इसी बीच पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा के लिए 4 मई को आने वाली मतगणना से पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी टीएमसी को बड़ा झटका दे दिया। तो कोर्ट ने शनिवार को उस याचिका की सुनवाई की है, यानी आज सुबह ये सुनवाई हुई है, जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। मामला मतगणना केंद्रों पर सरकार और पीएसयू के कर्मचारियों की तैनाती से जुड़ा था, जिसे पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। बेंच ने स्पष्ट किया कि इस मामले में किसी भी नए आदेश की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, कोई आदेश की ज़रूरत नहीं है। ये कहते हुए कोर्ट ने कोई भी विशेष दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं।
अदालत ने चुनाव आयोग के उस प्रतिवेदन को रिकॉर्ड पर लिया है जिसमें आयोग ने आश्वासन दिया कि संबंधित जो सर्कुलर है उसके पूर्ण अर्थ यानी पूरा जो उसका लेखा जोखा है और उसकी जो फीलिंग्स है, उसकी जो भावनाएं हैं, उसके साथ इसे लागू किया जाएगा। सुनवाई के दौरान टीएमसी ने अपना रुख नरम किया और कहा कि अब वो केवल इतना चाहते हैं कि सर्कुलर के अनुसार प्रत्येक टेबल पर कम से कम राज्य सरकार का एक कर्मचारी होना चाहिए। अब इस फैसले के बाद बंगाल की सियासत और भी ज़्यादा गर्मा गई है और सभी की नज़रें अब 4 मई की मतगणना पर टिक गई हैं। तो खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।